हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। मित्रों, आज मैं आप लोगों का जो क्लास रखा हूं वो रखा हूं वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आज मैं आप लोगों को बोर्ड पे बताने वाला हूं दोस्तों, वो है हमारा बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट। तो कंपनी का बैलेंस शीट दोस्तों, कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के 1 में दिया हुआ है कंपनी का बैलेंस शीट। अब पहले के जो कंपनी का बैलेंस शीट बनता था वो कंपनी अधिनियम 1956 था, जिसका समापन हो गया दोस्तों। अब कंपनी अधिनियम 2013 लाया गया है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो कंपनी अधिनियम 1956 का समापन कर दिया गया था और एक नया कंपनी अधिनियम ही बना दिया गया था, कंपनी अधिनियम 2013। तो कंपनी अधिनियम 2013 में जो बैलेंस शीट का पार्ट था वो पहले ऊपर लायबिलिटीज, उसके नीचे एसेट्स, यानी पार्टिकुलर अमाउंट। पहले पार्टिकुलर में पहले लायबिलिटीज को टोटल कर दो, फिर लायबिलिटीज के नीचे एसेट्स बनता था दोस्तों। इसका मेन मकसद था भ्रष्टाचार को रोकना, गलत तरीके से बैलेंस शीट का प्रेजेंट न करने देना। ये सब नियम को देखते हुए दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 आपका पहले लायबिलिटीज फिर एसेट्स बनाने वाले नियम को लाया गया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है, इसमें कैसे कैसे पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, लायबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी की लायबिलिटीज दो होती है। एक होती है इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर जितने कर्मचारी हैं या जितने सदस्य हैं उनकी लायबिलिटीज, और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, एक होती है कंपनी के बाहर की लायबिलिटीज। तो कंपनी के इंटरनल की लायबिलिटीज और कंपनी के एक्सटर्नल दो टाइप की लायबिलिटी यहाँ होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा बोर्ड पे आते हैं बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में मैं पहले बताने वाला हूँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहला हमारा पार्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके बाद में दूसरा पार्ट बताऊंगा आपको एसेट्स। तो पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज सही तरीके से समझा लें दोस्तों। ये फॉर्मेट आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जैसा दिया है वैसा ही लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई भी हेड, किसी भी हेड में हम कोई भी अमाउंट नहीं डाल सकते हैं। जिसका जो हेड रहेगा वो अमाउंट उसी हेड में जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज और चौथा होता है करेंट लायबिलिटीज। तो दोस्तों इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 4 पार्ट, जिसमें पहला पार्ट होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा पार्ट होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा पार्ट होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज और चौथा पार्ट होता है हमारा करेंट लायबिलिटीज। इसमें से 2 ऐसे लायबिलिटीज है जो कि इंटरनल है और 2 ऐसे लायबिलिटीज हैं जो कि एक्सटर्नल हैं, जैसे शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये 2 ऐसी लायबिलिटीज हैं जो कि कंपनी के सदस्यों की लायबिलिटीज होती हैं, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटीज होती हैं, और 2 ऐसी लायबिलिटीज हैं जो कंपनी के बाहर की लायबिलिटीज होती हैं, जैसे यहाँ पर नॉन करेंट लायबिलिटीज में और दूसरा है यहाँ पर करेंट लायबिलिटीज। तो 4 में 2 लायबिलिटीज इंटरनल है और 2 लायबिलिटीज एक्सटर्नल है। अब दोस्तों इंटरनल लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो पहला है हमारा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में यानी कि जो अंशधारी होते हैं उनका कोष, उनके कोष में 3 चीजें डाली गई हैं। शेयर होल्डर फंड के कोष में 3 चीजें डाली गई हैं। अब शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें डाली गई हैं। पहला है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल माने अंश पूंजी। अब अंश पूंजी में जैसे मान लीजिए इक्विटी शेयर दिया है तो इक्विटी शेयर आएगा शेयर कैपिटल में। प्रेफरेंस शेयर दिया है तो प्रेफरेंस शेयर भी आएगा शेयर कैपिटल में। ये आपका शेयर होल्डर फंड के लायबिलिटीज में शामिल किया जाता है। उसके बाद दूसरा पार्ट हमारा दिया है दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे मान लीजिए जर्नल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ये सारी की सारी चीजें शेयर होल्डरों की होती हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो। ये सारी लायबिलिटीज जो होती है रिजर्व एंड सरप्लस, ये हमारे शेयर होल्डर्स की होती है। और शेयर होल्डर फंड में दूसरा पार्ट है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जैसे जनरल रिजर्व हुआ, कैपिटल रिजर्व हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, एक्सेट्रा, ये हमारी आएंगी रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों तीसरा दिया है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अगर कोई शेयर वारंट्स मैंने इशू किया है
तो वो भी यहाँ पर तीसरे वाले पार्ट में आएगा, क्योंकि ये भी हमारा इंटरनल लायबिलिटीज है। उसके बाद दूसरा हमारा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी तो मैंने रिसीव कर लिया है, लेकिन अभी मैंने शेयर अलॉट नहीं किया है, तो ये भी हमारी लायबिलिटीज है। लेकिन कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटीज है। तो जैसे अगर कोई पैसा मैंने शेयर इशू तो किया और रिसीव कर लिया एप्लीकेशन मनी, और मैंने शेयर अभी यहाँ पर अलॉट नहीं किया है, तो ये पार्ट हमारा आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो यहाँ पर ये दोस्तों दो पार्ट, एक शेयर होल्डर फंड और एक शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये हमारा इंटरनल लायबिलिटीज होता है। उसके बाद दोस्तों दो पार्ट और बचा है। दो पार्ट में पहला पार्ट होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। ये दोनों पार्ट हमारे आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, यानी कि कंपनी के बाहर की लायबिलिटी। जैसे यहाँ पर देखना, नॉन करेंट लायबिलिटीज में पहला है लॉन्ग टर्म बारोइंग, जैसे डिवेंचर हुआ, बैंक का कोई लोन हुआ, वो हमारा आएगा लॉन्ग टर्म बारोइंग के अंतर्गत। यानी जो हमारा हेड है लॉन्ग टर्म बारोइंग के हेड में हमारा डिवेंचर आएगा, और लॉन्ग टर्म बारोइंग के हेड में हमारा बैंक लोन आएगा। उसके बाद दोस्तों है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। दोस्तों कुछ लोगों की लायबिलिटीज हमारे पास टैक्स के रूप में जमा होती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म होती हैं। वो हमारी लायबिलिटीज होती हैं कि उन टैक्सों को हम जमा कराएं। ये ऐसे टैक्स होते हैं दोस्तों जो एक साल के ज्यादा हमारे पास पड़े हुए होते हैं, तो ये टैक्स हमें जमा कराना रहता है। कहां पर? आउटसाइड लायबिलिटीज है ये हमारी, तो ये आएगा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। फिर तीसरा है इसमें अदर करेंट लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जैसे मान लीजिए किसी से लोन लिया, कोई शेयर होल्डर से लोन दे दिया है, या फिर कोई पब्लिकली लोन मैंने लिया है जो कि अनसिक्योर्ड है, तो अनसिक्योर्ड होने का मतलब ये आएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। उसके बाद चौथा है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कभी कभी क्या होता है कि कोई प्रोविजन हम लोग लॉन्ग टर्म बाहरियों का, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रोविजन बनाए हुए हैं जो कि हमें किसी को पेड करना है, आउटसाइड को। आउटसाइड का मतलब कंपनी के बाहर किसी को हमें पेड करना है, तो उसमें क्या होता है, ये एक साल के ऊपर की बनाई गई फंड होता है, जिसे हम लोग करते हैं अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जब एक साल के ऊपर के लिए कोई फंड हम जमा करते हैं और किसी को देना रहता है, तो वो हमारा होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एक साल के ऊपर का होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जैसे मान लीजिए कि कोई हमें लॉन्ग टर्म टैक्स ही जमा करना है, जैसे मान लीजिए 2 साल के बाद इतना टैक्स हमें गवर्नमेंट को पेड करना पड़ेगा, तो उसका प्रोविजन हम आज ही बना रहे हैं, तो ये हमारा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके बाद दोस्तों हमारा जो चौथा हेड है वो है करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज का मतलब जो एक साल के अंदर बदलता है। एक साल के अंदर बदलने का मतलब जैसे यहाँ इसमें है शॉर्ट टर्म बारोइंग, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, या फिर मैंने बैंक से कर्ज लिया है 1 साल के लिए, यह है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि 1 साल के अंदर ये अमाउंट हमें चुकता कर देना रहता है, शॉर्ट टर्म बारोइंग। उसके बाद इसमें दूसरा है ट्रेड पेबल, जैसे क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गया, ये आएगा हमारा ट्रेड पेबल में। फिर इसमें तीसरा है अदर करेंट लायबिलिटीज। अदर करेंट लायबिलिटीज का मतलब कि ऐसी लायबिलिटीज जो कि शॉर्ट टर्म हो, जो कि 1 साल के अंदर पेड कर दिया जाए, वो हमारा आएगा दोस्तों अदर करेंट लायबिलिटीज में। और इसमें दोस्तों डी वाला पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें दिया है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। दोस्तों ये दोनों चीजें इसमें भी मिलेंगी, यहाँ पर अदर लॉन्ग टर्म में रहेगी, ये शॉर्ट टर्म में रहेगा। अगर 1 साल के अंतर्गत अगर कोई प्रोविजन बनाएंगे 1 साल के अंतर्गत जो मुझे पेड करना है, तो वो आएगा शॉर्ट टर्म में, और 1 साल के अगर ऊपर रहेगा तो आएगा लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट टर्म है, यानी 1 साल के अंदर कोई अगर ऐसी लायबिलिटी जो मैं प्रोविजन बना रहा हूँ जो मुझे किसी को देना है, तो किस में आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो दोस्तों यहाँ सी और डी दोनों सेम है, अंतर ये है कि ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। ये 1 साल से ऊपर का है, ये 1 साल से नीचे का है। उसके बाद जितने अमाउंट रहेंगे दोस्तों, उन सभी अमाउंट को हम जोड़ देंगे और लायबिलिटीज को टोटल हम एसेट्स बनाएंगे। दोस्तों अब हमारे लायबिलिटीज के पार्ट के बाद हमारा अगला लायबिलिटीज टोटल करने के बाद उसी के नीचे हमारा एसेट्स पार्ट बनता है। बैलेंस शीट में एसेट्स पार्ट 2 होते हैं, एक होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज और एक होता है करेंट लायबिलिटीज। तो दोस्तों आते हैं हम यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज था। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है एसेट्स।
और एसेट्स में हमारा पहला पार्ट है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में ऐसी एसेट्स जो कि 1 साल से ज्यादा की हो, ऐसे एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स में रखे जाएंगे। और इसमें पहला हमारा ए दिया है, ए में है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, यानी प्रॉपर्टी प्लांट और ऐसा इक्विपमेंट जो कि हमारे यहाँ एसेट्स के रूप में हो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसे प्लांट हुआ, मशीन हुई या फिर बिल्डिंग हुआ, ये हमारा इसमें आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। नॉन करेंट एसेट्स में ए नंबर में है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और इसमें 4 पार्ट दिया है, जिसमें पहला पार्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसे बिल्डिंग, मशीन, ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो किसमें आएंगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। दूसरा हमारा दिया है इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल हो गया और हमारा कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, तो ये हमारा आएगा इंटेंजिबल एसेट्स में। उसके बाद तीसरा है कि अगर हमारे कुछ ऐसे वर्क हैं जो कि हमारे वर्क में काम चल रहा है और वो हमारा एसेट से अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू हुई, तो हमारे एसेट्स के रूप में दिया हुआ है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हमारी कैपिटल लगी हुई है, आज नहीं कल वो हमें एसेट्स के रूप में रिसीव होगा, तो हम लोग उसे कहेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और उसके बाद चौथा हमारा जो है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा एसेट्स हमारा जो मैंने किसी को दे रखा है और वो हमारा डेवलपमेंट के अंतर्गत है और आज नहीं कल उससे कुछ अमाउंट हमें रिसीव होगा, वो हमारा होगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो दोस्त हमारा पहला है नॉन करेंट एसेट्स में, पहला है हमारा आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें 4 पार्ट हैं। अब इसमें पहले पार्ट के बाद दूसरा पार्ट है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए चला हो, वो हमारा आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इसमें नॉन करेंट एसेट्स में ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। ए में 4 पार्ट है, बी पार्ट में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लीजिए कहीं हमने डिवेंचर खरीदा है तो यहाँ पर आ जाएगा, किसी कंपनी का मैंने शेयर खरीदा है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसमें सी है डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लायबिलिटीज ना होकर दोस्त यहाँ पर क्या है? एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा टैक्स जो कि हमारा कहीं पर जमा है और वो पेड तो नहीं होगा, मान लीजिए लायबिलिटीज नहीं है, वो मुझे रिसीव होगा, तो यहाँ पर होगा डिफर्ड टैक्स एसेट्स। उसके बाद यहाँ पर है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, हमारा कहीं पर अगर कई सालों से पैसा किसी के पास जमा है वो भी हमारी एसेट्स है। और अदर करेंट एसेट्स, और कोई ऐसा एसेट्स जो कि इन हेडों में नहीं आया हो वो हमारे ई हेड में आएगा अदर करेंट एसेट्स में। जो इन हेडों में नहीं आएगा नॉन करेंट एसेट्स, वो हमारा अदर करेंट एसेट्स में आएगा। तो हमारा दोस्त नॉन करेंट एसेट्स में आपका 4 पार्ट है, लेकिन पहले वाले में 4 पार्ट है तो टोटल ए बी सी डी ई, लेकिन ए में हमारे 4 पार्ट है और बी सी डी एक अलग अलग हेड है जिसमें आपके अलग अलग आइटम्स यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारा यहाँ पर करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स के 6 पार्ट हैं, जिसमें पहला है करेंट इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो मैं 1 साल के अंतर्गत बदलता रहता हूँ, वो हमारा करेंट इन्वेस्टमेंट है। फिर इन्वेंट्री स्टॉक हो गया दोस्तों, फिर उसके बाद ट्रेड पेबल जैसे डेटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश हो गया, कैश एट बैंक हो गया। लिक्विडिटी लायबिलिटीज एसेट्स, लिक्विडिटी एसेट्स हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगी। उसके बाद दोस्तों ये दोनों लॉन्ग टर्म है और ये हमारा शॉर्ट टर्म है, यानी शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, ऐसा लोन एंड एडवांस जो मैंने 1 साल के लिए किसी को दिया है वो मैं रिसीव करूंगा, तो इसमें आएगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। और ऐसा 1 साल की एसेट्स जो कि करेंट एसेट्स इस 5 में ना आया हो, वो होगा अदर करेंट एसेट्स में। ऐसी एसेट्स जो कि इस 5 में ना आया हो वो हमारा जाएगा आपका अदर करेंट एसेट्स में। तो मित्रों मैं आपको एक पार्ट और बता दूं, एसेट्स में 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट है हमारा नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा है हमारा करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में दोस्तों 4 पार्ट है और पहले वाले में भी 4 पार्ट है। नॉन करेंट एसेट्स में 1 2 3 4 5 पार्ट है और पहले वाले में भी दोस्तों 4 पार्ट है।
उसके बाद बी सी डी के बाद हमारा करेंट एसेट्स है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, ये हेड है, दिए हुए आइटम इन्हीं हेड के अंतर्गत जाएंगे। तो मित्रों, आज मेरा जो उद्देश्य था वह यह था कि हम इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से हेड में क्या दिया हुआ है। जैसे करेंट एसेट्स में कितने हेड हैं वो आपको याद होना चाहिए, और नॉन करेंट एसेट्स में कितने हेड हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों, ये समझाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैंने पोस्ट पे भी डाल रखा है, इसे रीड करिए, नोट करिए। उसके बाद दोस्तों मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा।